नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत हिंदी कविता को आधार बनाते हुए एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे यूनिट 5 से हर साल लगभग 12 से 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि 100 प्रश्नों का ये एग्जाम है तो उसमें से 15% सवाल आपके हिंदी कविता से पूछे जा रहे हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस यूनिट पर काफी जोर दिया है और भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी यूनिट्स इंपॉर्टेंट होंगी उनके ऊपर हम बात करेंगे। परीक्षा तक एकदम से आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। सवाल पूछा गया है, निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य हैं। ऑप्शन दिया गया है, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव डर कर भाग गया है। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ये साकेत नवम सर्ग से लिया गया है और एक पूरा पदबंध है। उसी पदबंध का ये यहाँ पर ऑप्शंस में हिंदी में भावानुवाद रखा गया है। यदि आपको पदबंध याद रहेगा या फिर ध्यान में रहेगा तभी इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। तो इसमें उर्मिला अपने दूती से इस बात को कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। खंजन को देखते हुए उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती है और फिर इसके बाद ये पदबंध आगे बढ़ते जाता है और उसमें उर्मिला अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और सी, यानी कि निरख सखी एक खंजन आए गीत का जो मतलब है उसमें है कि उर्मिला का मानना है कि उनके प्रिय लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर रुख करके उर्मिला का ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कथन सही हो गया। इसके बाद उर्मिला कहती हैं कि उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए यहाँ कमल उठे उठे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए और सी, क्योंकि दो ही यहाँ पर पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है, ऑप्शन दिया गया है स्त्री, लता, नाली, आग। तो जब भी पहेलियों की बात की जाती है आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा अमीर खुसरो का ध्यान, कि पहेलियों के लिए फेमस रहे हैं। अब इन पंक्तियों के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इस पहेली का अर्थ क्या हो सकता है। कि पवन चलत वह देह बढ़ावे, जब हवा चलती है तो वो अपनी शरीर को बढ़ा लेती है। जलत पीवत वह जीव गंवावे, और जैसे ही उसके ऊपर जल पड़ता है वो खत्म हो जाती है वह प्यारी सुंदर नार, और देखने में ही उसका जो रंग है वो गौरवर्णी है, यानी गोल्डन कलर का है। नार नहीं पर है वह नार। तो ये सब लक्षण आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि आग इसका यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि जे ही न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी, उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पंक्ति में जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो चौपाई छंद है। तो चौपाई के लिए कौन जाना जाता है, आपके मन मस्तिष्क में उस कवि का नाम भी आ गया होगा। अब इस पंक्ति के आधार पर हमें सही अर्थ बताना है कि क्या हो सकता है। लिखा गया कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से 2 ही विकल्प सही हैं। तो जे ही न मित्र
दुख होई दुखारी तिन्नहि विलोकत पातक भारी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है वो आपका ए वाला जो ऑप्शन है और डी वाला ऑप्शन है वो ज्यादा यहाँ पर सार्थक प्रतीत हो रहा है कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। सैद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितना ये व्यवहार में है कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। सही मायने में अगर दोस्ती होती है तो दोस्त अपने दोस्त के दुख को देखकर दुखी भी होता है। और ऑप्शन डी बताया गया कि मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है ए और डी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक, नर्तक, निर्देशक, विदूषक। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन कविता पर हमने लंबी व्याख्या की हुई है, चैनल पर मौजूद है, आप जाकर समय निकालकर जरूर देखिए। तो उसमें पता चलेगा कि परिवर्तन कविता कब लिखी गई थी। लंबी कविताओं में से एक है। उसमें पंत ने किस दृष्टिकोण से परिवर्तन को देखा है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला कि नायक के दृष्टिकोण से पंत ने परिवर्तन को देखा है। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। पंक्तियां दी गई हैं और कवियों का नाम है कि पग बांध घुघरिया गांचियारी, पंक्ति हो गई। फिर है बहुविध चित्र बढ़ाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, ते ही दुख भये परास निपाते, लोहू बुढ़ी उठे हाई राते, काहे को गोपीनाथ कहावत। अब इधर सूरदास, जयसी, मीरा, कबीर ये सब नाम दिए गए हैं। हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का हो गया 3, पग बांध घुघरिया गांचियारी, ये मीरा की पंक्ति है। इसके बाद यहाँ पर बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, ये हो गया आपका, यहाँ पर हो रहा है कबीर का है। इसके बाद है ते दुख भय परास निपाते, लोह बुढ़ उठे हाई राते। इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है वो है मलिक मोहम्मद जैसी का। दूसरे नंबर पे काहे को गोपीनाथ कहावत, तो ये यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला सूरदास। तो जो कूट बन रहा है 3, 4, 2 और 1, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है 3, 4, 2, 1 ऑप्शन दूसरा। तो आगे के लिए जरूर इन कवियों को ध्यान में रखिए और पंक्तियों को ध्यान में रखिए, में भी वन लाइनर में भी आ सकता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो रेवा तट समय की जब भी बात की जाएगी आपके दिमाग में 27वां सर्ग, समय, ये सब आ रहा होगा। पृथ्वीराज रासो का एक समय है जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि गजनी नरेश की मुक्ति के संबंध में कौन सी बातें सही है। ऑप्शन दिया गया है कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक के देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो जब तक आपको रेवा तट समय की कथा वस्तु याद नहीं होगी या फिर समझे नहीं होंगे तब तक इन प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि ऑप्शन ए जो है कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक के देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया, ये कथन सही है। इसके बाद जो यहाँ पर कथन है कि सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंदबरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संगत वे छंद है सवैया, घनाक्षरी, रोला, छप्पर। तो यहाँ पर बताया गया कि पृथ्वीराज रासो में कुछ छंदों की चर्चा की गई है। हालांकि पृथ्वीराज
रासों में 68 छंदों की बात की जाती है। अब उसमें से कुछ छंदों के नाम दिए गए, कौन से जो छंद हैं कवित्व लक्षणों से नहीं मिलते, कवित्व संगत वे छंद कौन से हैं, हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन चौथा है कि जो 56 छंद है वो वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। ठीक है, तो आगे और हम बात करेंगे, प्रश्न है जो कि पृथ्वी राज रासो से रिलेटेड है कि कौन कौन से मुख्य छंद इस महाकाव्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक दैकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ है, यहाँ पर हमें फाटक शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया गया है चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, बड़ा दरवाजा, झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो यहाँ पर हमें फाटक का अर्थ बताना है। आपके दिमाग में भी आना शुरू कर दिया होगा कि भ्रमर गीत सार से पंक्तियां ली गई हैं, और सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, जिसको यहाँ पर गोपियां उद्धव को संकेतित करते हुए इस बात को कहते हैं कि आप एक व्यापारी के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और गुण ज्ञान जोग इत्यादि की बात आप कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि कदन, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन को देकर और आप सोना मांग रहे हैं। यहाँ पर हाटक शब्द का भी प्रयोग कभी कभी पूछा जा सकता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। इस बार फाटक पूछा है, आगे हाटक भी पूछ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, स्त्री अपने दुख को उत्सवधर्मी बनाना चाहती है। तो इन पंक्तियों को देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में जो आ रहा होगा वही इसका सही जवाब है। बिल्कुल, कि इन पंक्तियों को देखने के बाद यही लग रहा है कि स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। ऑप्शन पहला यहाँ पर इस पंक्ति के आधार पर सही जवाब होगा कि इसमें स्त्री एक तो विरह में है और अकेले उसके मन में कई तरीके की बातें आ रही हैं, तो उसकी मानसिकता को आप यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डूब बची लक्ष्मी पानी में, जिसको लक्ष्मी माना जा रहा था वो अब उस लक्ष्मीत्व को नहीं प्राप्त कर पा रही है। सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, घर में ही बैठकर जो भी एक तरीके से वियोग है, यातना है, सारी चीजों को सह रही है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन पहला इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आए जोग सिखावन पांडे, पद से संबंधित सही तथ्य हैं। गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। सही उत्तर का हमें चयन करना है, 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से 2 को चुनना है। तो जब आप आयो जोग सिखावन पांडे पदबंध को पूरा पढ़ेंगे तब इस प्रश्न का सही से जवाब आप दे पाएंगे। इसका भावानुवाद यहाँ पर विकल्प के तौर पर दिया गया है। सही जवाब इसका हो रहा है कि गोपियां कह रहे हैं कि हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो जो कूट बन रहा है वो बी और सी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि मिलान पर आधारित है। एक तरफ धूमिल, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, अग्गे जैसे कवियों का नाम है, दूसरी तरफ पंक्तियां हैं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। अब इस पंक्ति का हमें मिलान करना है कि आखिरकार किसकी है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। 1 का 3 हो गया। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, ये पंक्ति हमें बताना है कि आखिरकार किसकी है। तो देखने से ही लग रहा है कि धूमिल की पंक्ति है।
बी का 1 हो गया। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये पंक्ति किसकी हो गई? आगे की हो गई। सी का 4। सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति यहाँ पर है वो किसकी हो गई? ये हो गई मुक्तिबोध की। ठीक, ऊपर हमने जो बी का बताया है ये धूमिल यहाँ पर नाम हमें बोलना चाहिए था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है, कूट जो बन रहा है वो 3 बन रहा है, 1 बन रहा है, 4 बन रहा है और 2 बन रहा है। तो हम देखते हैं 3 1 4 2 किसमें है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। एक बार फिर से क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, ये हो गया धूमिल का। क्योंकि धूमिल और मुक्तिबोध एक ही विचारधारा के मिलते जुलते कवि हैं, तो कई बार पंक्तियों को मिलाने में दिक्कत भी हो जाती है या फिर बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। अगली पंक्ति है क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये आगे का है। इसके बाद सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। अंधेरे में पंक्तियां को लिया गया यहाँ से, ये हो गया मुक्तिबोध का। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियंबत की तरह इसकी साधना में आत्मान्वेषण आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, समाज से परायमुख होना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असाध्य वीणा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रियंबत की तरह इसकी साधना में क्या करना पड़ता है? आत्मान्वेषण करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, खोज करना पड़ता है। तो सही जवाब हो गया। और दूसरे में नहीं, देखिए 2 शब्द है यहाँ पर, एक तो है आत्म और यहाँ पर देख रहे हैं परा। ठीक है, तो अपने अंदर अन्वेषण करने की जरूरत होती है, आत्मा अन्वेषण करना पड़ता है। अगर आप प्रियंबत की तरह असाध्य वीणा को साधना चाहते हैं तो आत्मान्वेषण करना पड़ेगा। ये पंक्ति आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि काम मंडल से मंडित से सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भवदाम। उपरोक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम को गर्हित बताया है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो पंक्तियां हैं इसका मतलब क्या है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भवधाम। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर, इसका जो है कि प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन यहाँ पर प्रसाद जी ने किया है कि हमें किस तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ प्रवृत्त होना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है, मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि धूमिल की कविताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और मोचीराम इसके केंद्र में है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि जो मोचीराम है वो बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो सुमेलित पर आधारित है, पंक्तियां दी गई हैं लेकिन यहाँ पर रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, सांध्य गीत, कामायनी, परिवर्तन। पंक्तियां हैं मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। तो ये पंक्ति किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये पंक्ति है परिवर्तन नाम की जो कविता है उससे जुड़ी हुई है। हालांकि मिलन की बात हो, विरह की बात हो तो लगता है कि महादेवी वर्मा का होगा, लेकिन मैं व्याख्या कराते समय आप सभी से विशेष आग्रह किया था कि छायावादी कवियों की जो पंक्तियां हैं काफी मिलती जुलती रही, तो इसलिए सावधानी से हमें याद भी करना है। तो मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प, कल्प मतलब ये समय का ही प्रतीक है कि बहुत बड़ा समय जिसको कह सकते हैं वर्षों सैकड़ों इस तरीके से। तो परिवर्तन से पंक्तियां हैं तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की।
ये पंक्ति आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये कामायनी की है। ठीक है, बी का यहाँ पर 3 हो गया। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, तो ये पंक्ति और नीचे भी दी गई है। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, तो हमें बताना है कि ये पंक्ति आखिरकार किसकी है। तो ये हो गया सांध्य गीत यानी महादेवी वर्मा। और उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मई कंकर पात से, तो ये पंक्ति हो गई प्रिय प्रवास की। तो आप देख रहे हैं कि सभी पंक्तियां बड़ा ही क्लोज हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर बहके तो आपके आंसर गलत होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो जो कूट बन रहा है 4 3 2 1, तो हम देखते हैं कि 4 3 2 1 किस में बन रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। ठीक, इसको हम ABCD भी कर लेते हैं। ठीक, टाइपिंग करने में कुछ हुआ है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पुरर्वः पुनरस्त परे दुरापना बात इबाहम अस्मि, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो यहाँ पर नाम दिए गए चारों, और जो उर्वशी का जो तीसरा अंक शुरू हो रहा है उसका जो बीज भाव है ऊपर पंक्ति दी गई है। हमें बताना है कि इसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि ऋग्वेद से इसको लिया गया है। आगे बात करते हैं। पंक्तियां दी गई हैं और हमें आंसर बताना है। पूछा है कि तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बिनु छाजन भई गाढ़ी, तन तिनउर भा झूरे झूरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह किसका विचार है। यह आशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ऊपर देखिए पंक्तियां दी गई, फिर बताया गया कि एक कड़वक है। अब इसमें नागमती की विरह दशा के बारे में चित्रण किया गया है, और इस पंक्ति के आधार पर नीचे एक कथन दिया गया है। अगर ऊपर का इतना दूर नहीं भी दिया जाता तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और पूछ लिया जाता कि नागमती वियोग खंड के बारे में किसका कथन है, तो भी हमें वही आंसर याद रखना पड़ता। ऑप्शन दिया गया है चंद्रबली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे। तो जो भी विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे तुरंत बता देंगे कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और आप देखेंगे इतिहास ग्रंथ आपके पास होगा तो पहले यही पंक्तियां दी गई हैं, फिर नीचे में यहीं से पैराग्राफ शुरू होता है। ठीक है, तो वहीं से प्रश्न बन गया है। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अभी भी आप सभी के लिए प्रासंगिक है, यहाँ से सवाल प्रायः बनते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षड़ा, मोपै सहान जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है। विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब। तो इन पंक्तियों के आधार पर जो यहाँ पर स्थिति का वर्णन हुआ है वो है विरह की अतिशयता। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि सुमेली थी पर आधारित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूरदास, कबीरदास, मीरा, तुलसीदास का नाम है और उनसे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। अब हमें बताना कि आखिरकार इसमें कौन किसकी पंक्ति है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लगे लागे, सुधिन काहू करी। ये हो गया सूरदास की। बहुविध चित्र बनाए के, ये देखिए पंक्ति यहाँ पर रिवाइज हो रही है, इसके पहले भी इस प्रैक्टिस सेट में आ चुकी है, तो आपको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है। हो गया कबीरदास की। ऐसा देखने से लग रहा है कि कबीरदास की नहीं होगी, लेकिन देखिए पंक्ति कबीरदास की एकदम से। थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, ये मीरा की हो गई। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखि आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भी, नीति की भावई। ये हो गया तुलसीदास का। तो यहाँ पर बड़ा ही सीधा सीधा मिलान था, जो जिसके सामने लिखा हुआ था उसी से मिलान करना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा।
तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है, पंक्तियां हैं। और ये परिवर्तन जो कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है वहीं से निकाला गया है कि अभी तो माथे पर मुकुट बंधा था और तिलक लगा था और फिर अचानक इस तरीके की घटना घटती है। तो ये पंत की कविता है। आप परिवर्तन अगर पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, वहीं से ली गई। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, गीत फरोश को ध्यान में रखते हुए पूछा जा रहा है कि कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। तो जब आप गीत फरोश कविता पढ़ेंगे तो उसकी विषय वस्तु आपके मन मस्तिष्क में होगी, तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे कि आखिरकार गीत फरोश, फरोश शब्द का अर्थ भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है, फरोश का क्या अर्थ है। हमने कविता की व्याख्या करते हुए बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 2 ही सही हैं, तो हमें बताना है कि कौन-कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यही दोनों सही हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। ठीक है, गीत बेचकर अपने जीवन यापन को कर रहा है, जीविका को चला रहा है। और इस कविता में यही लिखा गया है। शौक से बहुत कविता नहीं लिखा है, बल्कि कविता लिखना चाहते हैं लेकिन उसकी डिमांड भी आती है। ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अब पृथ्वीराज रासो, जैसा कि हमने इसके पहले एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि 68 छंद है इसमें, लेकिन हम देखें तो मुख्य तौर पे जो कुछ छंदों का प्रयोग किया जाता है उसमें उसमें आप देखेंगे कि पहले नंबर पे कवित्त है। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि 68 छंद तो हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख छंद कौन सा है? तो कवित्त है, फिर है छप्पय, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे दूहा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको आगे चलकर हम दोहा कहने लगे, फिर तोमर है, ठीक है, फिर त्रोटक है, ऐसे ही कई छंद है इसमें, फिर है यहाँ पर गाहा, ठीक, और फिर आर्या। लगभग 7 प्रमुख छंदों की चर्चा की गई है, उसमें कवित्त सबसे ज्यादा है। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर कि पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो आप इससे मिलान भी कर लेंगे कि कौन कौन सी इसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग। तो आप जरूर अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे कि हमने तो प्रिय प्रवास पे बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन विकल्प देखने में तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। और कहा गया कि 27 सर्ग हैं, ये गलत है। इसमें कितने सर्ग हैं? कुल 17 सर्ग हैं यहाँ पर, ठीक। तो बी तो सही हो गया। कहा गया कि इसके छंदों में तुकांतता नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। बी और सी जो ऑप्शन हो रहा है वो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा। और कहा गया कि मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहाँ पर वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है, खासतौर से संस्कृत के जो छंद है जिसमें द्रुत विलिम्बित इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, उन छंदों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। शार्दुल विक्रीडित छंद जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है बी और सी ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। पुरूरवा, उर्वशी का जिक्र आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि हाँ पुरूरवा वहीं से है। कौन कौन से संवाद हैं? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। अब इन चारों ऑप्शंस के आधार पे हमें 2 ऑप्शन बताने की पुरूरवा द्वारा कहे गए संवादों में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। सुमेलित वाले क्वेश्चन में ये पंक्ति आप जरूर देखे होंगे। तो इससे पता चल रहा है कि
प्रश्न कैसे बन रहे हैं, चाहे सुमेलित में आए, चाहे संवाद के रूप में आए, चाहे वन लाइनर में आए, आपको जानकारी रखनी ही रखनी है। ठीक, तो बी यहाँ पर सही हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन सही हो रहा है वो है डी, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। तो जो कूट बन रहा है यहाँ पर बी और डी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है यहाँ पर खास एक आलोचक को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? अब बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जब आप पढ़ेंगे तब आप इसका सही जवाब बता पाएंगे। उसमें उन्होंने परिवर्तन कविता का मूल्यांकन किया हुआ है या फिर इस पे बातचीत किया है। क्या है? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन, एक ही लय का प्रयोग किया गया है परिवर्तन में। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। अब हमें इसमें से बताना है कि बच्चन सिंह के अनुसार आखिरकार कौन सी बात सही है। तो ऑप्शन ए, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। और जब आप परिवर्तन कविता पढ़ेंगे, हमने भी पढ़ाया है, तो एक ही वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते हम भी बोर से हो गए थे कि पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आ रहा होगा। तो कहीं न कहीं बच्चन सिंह भी उसी चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जीवन की इसमें संकुलता और परिवर्तन की जो द्वंद्वात्मकता है, रूप विधान जो भी उसकी भाषा शैली है या फिर स्ट्रक्चर है कविता, वो उसको और जटिल बना देता है और यही जटिलता उसकी प्रभावशीलता भी है या फिर प्रभावी बनाने में योगदान भी देती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया बच्चन सिंह का। इसको आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि ये कथन आ जाए और पूछा जाए कि किसका है परिवर्तन कविता के संदर्भ में, तो इस प्रश्न के बहाने आप बच्चन सिंह को जरूर ध्यान में रखिए। और कहा गया है यहाँ पर कि इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूप का चित्रण किया गया है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ए और सी जो ऑप्शन होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है। अब आप जब राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ेंगे तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि आखिरकार इन चारों में सही ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन कौन से कूट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखेंगे तो ए तो बिल्कुल सही है कि राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र और दूसरी जगह दुर्लभ है, ये बिल्कुल सही है। और कहा गया कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ए और सी। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। एक चीज आपको देखना है कि यहाँ राम को दैवी रूप में नहीं प्रस्तुत किया बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में रखा गया है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण से इस कथा का संबंध बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि बंगाल के जो कृत्तिवास रामायण है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखे होंगे, उसका प्रभाव इस रचना पर पड़ा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इसमें इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो कौन सा विचार सही नहीं है, नहीं पे हमें जोर देना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ऊपर की जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल उर्मिला के विचार से रिलेटेड है। और यहाँ कहा गया कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, यहाँ पर ये उसका विचार नहीं मिलता है। उर्मिला इससे बहुत खुश नहीं है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है।
राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। अब पंक्ति दे दी गई है, पहले तो इसमें अलंकार पूछ लिया जाता था। दूसरा होमवर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है, इसी बहाने आप थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे। अब इस पंक्ति के आधार पर जो सखी है वो राधा से क्या करेगी, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात अहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। इसके आधार पर हमें बताना है कि सही जवाब क्या हो सकता है। तो इस पंक्ति के आधार पर जो सही जवाब है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ये परिवर्तन नाम की कविता से इसको लिया गया है। ठीक है, तो पंत की ये पंक्तियां हैं, ये भी आप ध्यान में रखें, में भी आगे पूछी जा सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यूनिट 5 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की है। उम्मीद है कि ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्रश्न देखने में छोटे बड़े थे, टाइम टेकिंग थे, लेकिन कोशिश यही है कि आप यूनिट 5 को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएं। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।